नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए हम देखेंगे उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आने वाले एग्जामों को लेकर काफ़ी होता है खासकर यूपीएससी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, जो भी एग्जाम हो आने वाले उसके लिए खास होता है। आशा करते हैं आप लोग यूपीएससी का फॉर्म भर दे होंगे। यूपीएससी जो सीएससी वाला फॉर्म भरा रहता है, जो लोग नहीं भरे हैं वो लोग आराम से भर लीजिएगा। डेट बढ़ चुका है, 21 तक हो गया है। हाँ, फॉर्म भरने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, बहुत अच्छा खासा दिक्कत आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। खैर, फिर भी आप लोग भर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा है खास। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो विकेंद्रीकरण सूचकांक से संबंधित हैं। देखिए, विकेंद्रीकरण सूचकांक की बात कर रहा है। यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है पंचायतों को डेवलप को ध्यान में रखते हुए कि आखिर कौन सा पंचायत कितने रैंक पे है, कौन सा पंचायत कितना मतलब अच्छा हासिल किया, भ्रष्टाचार को लेके हो, वित्तीय समावेशन के लेके हो, कार्य को लेके हो, इस पे जो है सो ध्यान रखते हुए पंचायती राज जारी करता है। तो हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलता है। कर्नाटक भारतीय राज्यों में समग्र डीआई रैंकिंग में पहले स्थान पर, ये बिल्कुल सही बात है। कर्नाटक जो है सो डीआई रैंकिंग में प्रथम स्थान दर्ज किया, वो टॉप पे आया है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। डीआई रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा तैयार की जाती है। अच्छा, देख लेते हैं। डीआई रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा तैयार की जाती है, एकदम नहीं। हमने अभी आपको जस्ट बताया कि पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है, न कि नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग का तो काम कुछ और ही है। ये नीति आयोग जो योजना आयोग के तर्ज पे बनाया गया है, जबकि नीति आयोग 2015 में बनाया गया था, योजना आयोग को हटा करके। डीआई राज्यों का आकलन रूपरेखा, वित्त और जवाबदेही के आधार पर करता है, बिल्कुल सही बात है। हमने अभी आपको जस्ट बताया कि राज्यों का आकलन रूपरेखा, वित्त, जवाबदेही, भ्रष्टाचार, कार्य कैसे कर रहा, कितना डेवलपमेंट कर रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 1 और 2 एकदम नहीं, 2 3 1 और 3, इसका सेम हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण सूचकांक के रूपरेखा आयाम में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सेम ही क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा सिर्फ अंतर है। आखिर ये डायरेक्ट पूछा है कि विकेंद्रीकरण को लेके कौन सा राज्य टॉप पे है, तो हमने आपको जस्ट अभी बताया ये कर्नाटक नहीं। विकेंद्रीकरण सूचकांक के रूपरेखा के आधार पर पूछा है। देखिए, रूपरेखा के आधार पर ये अलग है, रूपरेखा के आधार पर ये केरला हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं कि फिर अंतर क्या है? अंतर है, थोड़ा सा बेसिक अंतर है, जब गहन से देखने पे पता चलता है कि रूपरेखा को लेके केरल पहले स्थान दर्ज किया हम। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता पर सुनवाई कर रहा है। बिल्कुल, इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या है? देखिए, ये 1991 का अधिनियम लाया गया था सॉरी, थोड़ा सा देखिए, 1991 में लाया गया था। बाबरी मस्जिद को विध्वंस को ध्यान में रखते हुए लाया गया था। आप लोग सोच रहे हैं कि ये कैसा कानून है? ये 1947 से पहले जो भी धर्म स्थल पे मंदिर मस्जिद जो भी बन चुके हैं, उसको लेके आपत्ति दायर नहीं हो, उसको लेके विवाद न हो, इसको लेके ये 1991 का कानून बनाया गया था। तो हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहना चाहता है हम। यह पूजा स्थलों को सार्वजनिक मांग के आधार पर बदलने की अनुमति देता है, एकदम नहीं। यह 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल बन गया उसे बदलने की अनुमति एकदम नहीं देता है। ये पूजा स्थल हो चाहे कुछ भी हो, यह पूजा स्थलों को धार्मिक पहचान को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बनाए रखने की सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। हमने आपको अभी जस्ट बताया कि पूजा स्थलों को धार्मिक पहचान के लिए 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी स्थल बन गए हैं उनको स्वस्थिति बनाए रखने के लिए यह प्रयास करती है। यह अधिनियम 1991 का कानून। नेक्स्ट, पेरिस समझौते के तहत भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आइए समझ लेते हैं आखिर पेरिस समझौते को लेकर क्या रहा है विचार। भारत का लक्ष्य है 2030 तक अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है। अच्छा, देख लेते हैं और क्या है। भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना है। यह भी सही बात है। भारत ने 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जाता है, एकदम नहीं। भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए 2070 तक प्रतिबद्धता जाता है, ना कि 2050 तक।
एक और दो दोनों सही हो जाएगा। अर्थात भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करना है कार्बन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? नहीं, कोयले को भंडार के लेके बात कर रहा है, तो भंडार सबसे ज़्यादा जो है सो अभी ओडिशा में पाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। वही कोयला माइनिंग की बात हो, जो निकालने की बात हो, तो वो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और अमेरिका ने किन प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सह उत्पादन समझौते पर कार्य किया है? देखिए ध्यान से, यह सह उत्पादन की बात कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह सह उत्पादन को लेकर अमेरिका जल्दी किसी के साथ साझेदारी करके सह उत्पादन नहीं करती है। वह केवल और केवल अपना सामान को बेचते रहती है और किसी को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन भारत के साथ वह समझौता करके सह उत्पादन करने की बात कही है। तो हम लोग देख लेते हैं आखिर किस बेसिस पे, किस चीज़ को लेकर बात हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल एकदम नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए अभी तक समझौता भारत के साथ नहीं हुआ है। अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस तकनीकी, बिल्कुल सही बात। हमने आपको बताया था कल या परसों क्लास में कि अंडर वाटर डोमेन को लेके, कि तकनीकी को लेके अमेरिका द्वारा यह साझा किया गया, और इसका मैंने बढ़िया से आपको डिटेल भी समझाया था कि आखिर कैसे काम करता है। ये उत्प्लावन बल के सिद्धांत पे हो चाहे ग्लाइडिंग के सिद्धांत पे हो, हमने आपको अच्छी तरह से डिटेल बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो यह कल या परसों का लेक्चर देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बल देता है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस चीज़ पे बल देता है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम। सभी राज्यों में एक समान भाषा अनिवार्यता, एकदम नहीं। सभी राज्यों में भाषा अनिवार्यता को लेकर कोई बात नहीं किया गया। बोला गया है कि राज्यों, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी राज्य हो, वो अपनी भाषा में पढ़ाई करवा सकता है, चाहे जो भी उसका भाषा हो। कोई भाषा के लिए मतलब ऐसा नहीं इशू उठाया गया कि हिंदी हो, चाहे कोई भी एक स्पेशल लैंग्वेज उसे लागू करना है यहाँ। हाँ, लेकिन संस्कृत भाषा को जो है सो बोला गया कि यह प्राचीन भाषा, इसको संरक्षण देना बहुत ज़रूरी है, इसको लागू करना चाहिए। देख लेते हैं और स्टेटमेंट क्या है। सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान रूप से बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। सभी क्षेत्रीय भाषा को समान रूप से बढ़ावा देने की बात है। संस्कृत को प्राथमिक शिक्षण माध्यम बनाना, देखिए शिक्षण माध्यम बनाना ऐसा कोई बात नहीं कहा गया। ये बोला गया कि इसको संरक्षण देना जरूरी है, लेकिन माध्यम बनाने की बात ऐसा नहीं बोला गया है। हिंदी को एक अनिवार्य विषय बनाना, ऐसा भी बात नहीं है। हिंदी को बोला गया कि अगर बनाइए तो अच्छा है, लेकिन अनिवार्य बनाना है ऐसा कोई बात नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान रूप से बढ़ावा देना। नेक्स्ट, अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम FCPA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी FCPA 1977 के कानून की बात कर रहा हूँ। 1977 के कानून में क्या है, हमने आपको बताया था कि FCPA के तहत अमेरिकी नागरिकों या अमेरिकी कंपनियों विदेशी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिनियम लाया गया था 1977 के कानून को, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा FCPA कानून को रद्द कर दिया गया है। तो आइए हम लोग स्टेटमेंट पे देखते हैं क्या कह रहा है। FCPA अमेरिकी कंपनियों को विदेशी अधिकारी को रिश्वत देने से रोकता है, ये बिल्कुल सही बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया कार्यकारी आदेश से FCPA कानून को निलंबित कर दिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। FCPA मुख्य रूप से केवल अमेरिका के भीतर स्थित व्यवसायों पर लागू होता है, एकदम नहीं। केवल व्यवसाय पर लागू होता है ऐसा नहीं, हमने आपको अभी जस्ट बताया कि व्यवसाय हो, अमेरिकी नागरिक हो, दोनों पर लागू होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, 2024 में विकेंद्रीकरण सूचकांक रैंकिंग में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? देखिए विकेंद्रीकरण सूचकांक की बात कर रहा है, इसमें कौन सा भारतीय शीर्ष पे आया है? तो देख लेते हैं। विकेंद्रीकरण सूचकांक को लेके तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो विकेंद्रीकरण सूचकांक में कर्नाटक ने पहला स्थान दर्ज किया है। नेक्स्ट, पूजा स्थल अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण क्यों है? पूजा स्थल अधिनियम वही 1991 की कानून की बात कर रहा है।
न्यायालय का निर्णय क्या महत्वपूर्ण क्यों रहा, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या रहा है। यह तय करेगा कि 1947 के बाद धार्मिक स्थलों का परिवर्तन कानूनी है या नहीं। देखिए ये कानून में ऐसा नहीं बोला गया, बोला गया कि बाद नहीं, पहले की बात करता है, बाद की बात है ही नहीं यहाँ पे। अगर पहले रहता तो ये सही होता, वैसे ये गलत है। यह धार्मिक स्थलों से जुड़े चल रहे विवादों को प्रभावित करेगा, ये बिल्कुल सही बात। ये धार्मिक विवादों को लेके ही यह कानून जो है सो धार्मिक लेके आया गया था। यह तय करेगा कि यह अधिनियम विदेशी वित्त पोषित धार्मिक संरचनाओं पर लागू होता है या नहीं, एकदम नहीं। ये विदेशी संरचनाओं को लेकर ऐसा कोई कानून नहीं है इस पे। यह मंदिर मस्जिद विवादों को हल करने के लिए जो भी हो ये एकदम नहीं होगा। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, यह धार्मिक स्थलों से जुड़े चल रहे विवादों को प्रभावित करेगा। हमने आपको बताया कि 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल बन चुके हैं उसको लेके यह कानून लाया गया था 1991 में। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक गैर नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता वाला राज्य कौन सा है। गैर नवीकरणीय की बात कर रहा है, अर्थात जो कोयला पे हो या फिर जो भी प्रदूषित फैलाने वाला हो, जो नवीकरणीय नहीं हो, पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहा हो, उसकी बात कर रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा रहा है टॉप पे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। इसका सेंस हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है सो सबसे ज़्यादा जो है सो गैर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। वहीं सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ नहीं, राजस्थान है। राजस्थान के विषय में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सौर प्लांट बनाया गया, जो 2245 मेगावाट का सौर प्लांट बैठाया गया है। नेक्स्ट, मल्टी स्टैटिक एक्टिव सोनोबाय पर भारत अमेरिका सह उत्पादन समझौते का उद्देश्य क्या है। देखिए मल्टी स्टैटिक की बात हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना। देखिए ये बात कर रहा है सोनोबाय के, जो जो भारत अमेरिका सह उत्पादन समझौते के विकास कर रहे हैं। हमने आपको थोड़ा देर पहले भी समझाया था, आप लोग हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर मार चुके होंगे। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा है आज भी, तो जो लोग नहीं बना पाए उसके लिए हम समझा देते हैं कि ये अमेरिकी सह उत्पादनों को लेकर किसी भी साझेदारी किए गए हैं। पनडुब्बी निगरानी क्षमता को बढ़ावा, बिल्कुल सही बात है। हाइपरसोनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना, एकदम नहीं। अंतरिक्ष आधारित निगरानी उपग्रह बनाना, एकदम नहीं। इसका सेम ऑप्शन भी, पनडुब्बी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना। ये भारत और अमेरिका जो है सो एक साझेदारी करके विकास कर रही है और जल्दी बना लेगी। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में अप्रैल 2025 तक नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन का उद्देश्य क्या है। देखिए जम्मू कश्मीर जो है सो पहले एक यूनियन टेरेटरी था, सॉरी यूनियन टेरेटरी नहीं था, अब यूनियन टेरेटरी हो गया। पहले एक राज्य था, वो भी ऐसा राज्य जिसके पास एक अलग ही संविधान था, उसके पास अपना संविधान, अपना झंडा था, मतलब विशेष राज्य था। लेकिन अब वो विशेष राज्य रहा नहीं, अब वो भारत का एक अभिन्न अंग यूनियन टेरेटरी के रूप में बन गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में 2025 तक नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का उद्देश्य क्या है। देख लेते हैं क्या उद्देश्य रहा है। मुख्य बल को मजबूत करना, कानून प्रवर्तन और न्यायिक क्षमता में सुधार करना, नागरिक क्षेत्रों में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना, संवेदनशील क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू करना। ऐसा नहीं है, इसका सेंस ऑप्शन बी, कानून प्रवर्तन और न्यायिक दक्षता में सुधार करना। नेक्स्ट, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2024 में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या थे। देखिए बेरोजगारी की बात कर रहा है तो इसका सेंस 6.4% थी। आप लोग सोच रहे हैं कि क्या शहरी क्षेत्र में 6.4% ही बेरोजगारी है। बिल्कुल सोच रहे हैं कि लड़का लोग को तो हम बहुत देखते हैं कि बेरोजगार घूमते रहता है। देखिए वो अपने मन से बेरोजगार है। आप लोग सोच रहे हैं कि कोई मन से कोई काहे बेरोजगार होगा, बिल्कुल होता है, हम समझाते हैं।
सरकार जो है सो तरह तरह की योजना लॉन्च करते रहते हैं, लेकिन लड़का लोग या फिर लड़के लोग जो भी युवा लोग जल्दी लेना नहीं पसंद करता है। वो लोग सोचता है कि नहीं नहीं हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो बेरोजगार थोड़ी हुआ, वो तो पढ़ाई के लिए अपना कार्य कर रहा है, तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाता। बेरोजगार उसको माना जाता है जो कार्य की इच्छा रखता है, जो काम करने की इच्छा रहता है और उसे काम नहीं मिल पाता, उसे बेरोजगार माना जाता है। तो वो मात्र 6.4% है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि कौन ऐसा लड़का है चाहे लड़की है जो चाहता है कि हमें काम मिले और नहीं करना चाहता है। बिल्कुल है, जो पढ़ाई कर रहा है वो सोचता है कि एकदम हमको सिर्फ सरकारी जॉब चाहिए, या फिर जो लक्ष्य है वही लक्ष्य चाहिए, न कि जो है हमें कोई प्राइवेट जॉब चाहिए या फिर कोई और कार्य चाहिए। जैसे सरकार देखेंगे कि मनरेगा लॉन्च कर दिए, मनरेगा में एक फिक्स दिन है, कितना दिन कार्य करना ही होता है और उतना पेमेंट मिलता ही मिलता है, लेकिन उसमें नहीं जाएगा लोग, क्योंकि पता है कि वो बेरोजगार है ही नहीं। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा 6.4। नेक्स्ट, अमेरिका भारत को उन्नत अंडर वाटर प्रौद्योगिकियों पर उत्पादन सौदे पर क्यों दे रहा है? देख लेते हैं क्यों दे रहा है आखिर अमेरिका जो सो। चीन की बढ़ती नौसेना उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। भारत को अमेरिका के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एकदम नहीं, वो भारत को बढ़ावा देने की बात नहीं है। एक वैश्विक आतंक विरोधी नेटवर्क विकसित करने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने से इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है चीन की बढ़ती नौसेना उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए। अब देखेंगे कि हिंद महासागर में चीन जो है घुसपैठिया करते रहता है, परेशान करते रहता है भारत को, तो इसलिए और खासकर देखेंगे कुछ दिनों से कि चीन जो है अपना टोही विमान को जो है भेजते रहता है, चाहे जो है श्रीलंका में भेज दे चाहे बांग्लादेश में भेजने के चक्कर में आता है। खैर श्रीलंका में भेजता है तो भारत आपत्ति जताते हुए श्रीलंका से वापस करवा देता है, लेकिन जैसे कब तक हम लोग आपत्ति जतवाते रहेंगे? इससे अच्छा है कि हम अपना टेक्नोलॉजी बना लेते हैं जिससे वो सावधान रहा जाए। इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने अमेरिका के साथ साझेदारी की है और अपना टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। नेक्स्ट, तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन बढ़िया लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।